हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है मनी एंड बैंकिंग या फिर मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। तो हम बात कर रहे थे लेसन नंबर 6 सेंट्रल बैंक के बारे में या फिर हम बात कर रहे थे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। ठीक है, तो ऑलरेडी हम सब कुछ कवर कर चुके हैं। लास्ट वीडियो है इस कंप्लीट चैप्टर की और साथ साथ इस सीरीज की, क्योंकि ये चैप्टर इस सीरीज का आखिरी चैप्टर था। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, जब एग्जाम्स करीब आएंगे। लेकिन हमारी जो सीरीज है उसके सारे कंसेप्ट्स इस वीडियो के साथ क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और उम्मीद है आप लोगों ने हर एक टॉपिक को, हर एक वीडियो को टॉपिक वाइज ही कवर किया है। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 हमें व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। और हम शुरू करते हैं कंसेप्ट क्या है, इमर्जिंग इश्यूज इन मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी की मैंने बात बहुत बार कर ली है, लेकिन हमें समझना ये है कि ऐसे क्या क्या चीजें हैं जो कहीं ना कहीं इश्यूज क्रिएट करती हैं मॉनेटरी पॉलिसी के लिए। हम सब जानते हैं मॉनेटरी पॉलिसी का यूज आरबीआई करती है ताकि इकोनॉमी में ना तो इन्फ्लेशन हो ना ही डिफ्लेशन हो, मनी सप्लाई बैलेंस्ड रहे, इंटरेस्ट रेट को चेंज करके ये सारी चीजें की जाती हैं। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर। लेकिन अब हमें समझना है कि कौन कौन से इवेंट्स ऐसे होते हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी के लिए इश्यूज की तरह काम करते हैं, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी को में दिक्कतें पैदा करते हैं, वो समझते हैं अब एक एक करके। ठीक है, तो इमर्जिंग इश्यूज इन मॉनेटरी पॉलिसी। अब इसमें हमारे पास क्या है, तो मॉनेटरी पॉलिसी प्लेज अ पिवटल रोल इन सेविंग द इकोनॉमिक लैंडस्केप ऑफ अ कंट्री। हम सब जानते हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसका कंट्रोल आरबीआई के पास होता है। ठीक है, और ये जो है ना हमारी कंट्री की इकोनॉमिक लैंडस्केप को, ठीक है, अच्छा रखने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बनाए रखने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करें तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है आरबीआई इज द सेंट्रल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग एंड इंप्लीमेंटिंग मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये हमारी वो सेंट्रल अथॉरिटी है जो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने के लिए और साथ साथ उसे इंप्लीमेंट करने के लिए भी, यानी कि अप्लाई करने के लिए भी। तो ये तो हमने बात कर ली मॉनेटरी पॉलिसी के थोड़े से बेसिक कंसेप्ट के बारे में। अब फटाफट समझते हैं इश्यूज कौन कौन से हैं मॉनेटरी पॉलिसी के केस में। तो इश्यूज क्या है, पहला हमारे पास क्या आता है, इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस। हम सब जानते हैं कि जब से हम बात करते हैं ओपन इकोनॉमी की, इसका मतलब क्या है कि जो एक कंट्री की इकोनॉमी है वो दूसरी इकोनॉमी की वजह से इन्फ्लुएंस होती है ना। ऐसे ही हमारा स्टॉक मार्केट, हमारे फाइनेंशियल मार्केट, वो भी दूसरी इकोनॉमिक कंडीशन, दूसरी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से, पॉलिसी की वजह से इंपैक्ट में आती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा यूएसए की। जब यूएसए में कुछ भी होता है तो हम सब जानते हैं वर्ल्ड की सबसे अच्छी इकोनॉमी यूएसए है, तो वहां पे पॉलिसी में कुछ भी चेंजेस आए, ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन में कुछ भी चेंजेस आए, उसका इंपैक्ट अदर इकोनॉमीज पे ही पड़ता है, जैसे कि इंडिया पे भी पड़ता है। जैसा हम एग्जांपल देखते हैं कि यूएसए जो है वो लगातार जो है ना टैरिफ्स लगा रहा है ना, यानी कि अब इतना आसान नहीं हो गया यूएसए के साथ ट्रेड करना। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो देश की कंपनीज हैं, डोमेस्टिक कंपनीज हैं, ठीक है, या फिर डोमेस्टिक जो हमारी इकोनॉमी है वो भी क्या होती है, हार्म होती है, इंपैक्ट में आती है इन चीजों की वजह से। मतलब इकोनॉमिक कंडीशंस वहां की चेंज हो रही है, लेकिन दिक्कतें कहां पे आ रही है, हम इंडिया के अंदर, है ना। हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस भी वीक पड़ रही है। अगर आप देखो पिछले एक साल का स्टॉक मार्केट का रिटर्न कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक तो स्टेबिलिटी नहीं आ रही इकोनॉमी के अंदर, और जो यूएसए है वो लगातार कुछ ना कुछ ऐसी पॉलिसीज बना रहा है जिसका एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है स्टॉक मार्केट्स के ऊपर, फाइनेंशियल मार्केट्स के ऊपर। तो वही चीज यहां पे है कि अगर ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस में चेंजेस आते हैं तो उसकी वजह से मॉनेटरी पॉलिसी में भी चेंजेस आते हैं। तो चेंजेस इन इंटरनेशनल इंटरेस्ट रेट, अगर मान लो इंटरनेशनल इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आते हैं, ठीक है, तो या फिर इन्फ्लेशन में चेंज आता है, तो कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट इंडियाज इकोनॉमी। तो उसका फर्क इंडिया की इकोनॉमी पे भी जरूर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल यूएस फेडरल रिजर्व डिसीजंस ऑन इंटरेस्ट रेट, जैसे यूएस का जो फेडरल रिजर्व है वो अगर लगातार इंटरेस्ट रेट चेंज करता रहता है कि कभी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया कभी घटा दिया, तो उसका इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी में भी पड़ता है। कैन इन्फ्लुएंस फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है ना इंडिया की, उसे इन्फ्लुएंस करता है। अफेक्टिंग द कंट्रीज एक्सचेंज रेट, जिसकी वजह से होता क्या है, कंट्री की एक्सचेंज रेट जो है ना वो भी इन्फ्लुएंस होती है, और इन्फ्लेशन भी क्या होता है, यहाँ पे इन्फ्लुएंस होता है। जिनको नहीं पता एक्सचेंज रेट क्या होता है, भाई जाके प्रीवियस वीडियो देख लेना, वहां पे एक्सचेंज रेट की काफी अच्छी बात की गई है ना। वैसे एक्सचेंज रेट का सिंपल सा मतलब क्या होता है, जब हम एक करेंसी की पेयर को ट्रेड करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे $1 चाहिए तो मुझे उसके लिए 85 रुपीज पे करने पड़ेंगे, तो ये हो गया एक तरह से एक्सचेंज रेट।
अब इसके बाद दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, इंक्रीजिंग वोलेटिलिटी इन द फाइनेंशियल मार्केट। जब फाइनेंशियल मार्केट में वोलेटिलिटी आती है तो उसका इंपैक्ट भी मॉनेटरी पॉलिसी पे पड़ता है। हम सब जानते हैं इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से, पॉलिसीज की वजह से जो फाइनेंशियल मार्केट है, ठीक है, उसमें भी क्या होते हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, यानी कि वोलेटिलिटी चलती रहती है, जिसकी वजह से प्राइस जो है ना वो बहुत तेजी से ऊपर भी जाते हैं और बहुत तेजी से नीचे भी आते हैं। तो वही चीज यहाँ पे है। तो इंक्रीजिंग वोलेटिलिटी इन द फाइनेंशियल मार्केट, वोलेटिलिटी कैन बी लीड टू फ्लक्चुएशंस। तो जिनको नहीं पता वोलेटिलिटी का मतलब क्या होता है, पहले वो समझ लो। जब किसी भी एसेट के प्राइस जल्दी जल्दी फ्लक्चुएट हों, तो कभी तुरंत से बढ़ जाए, कभी तुरंत से कम हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, वोलेटिलिटी बोल के चलते हैं। तो वोलेटिलिटी कैन लीड टू फ्लक्चुएशंस इन एसेट प्राइस, कि एसेट प्राइस में जो भी फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं उसको हम वोलेटिलिटी बोलते हैं, व्हिच कैन इन टर्न इंपैक्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, जिसकी वजह से जो इफेक्टिवनेस होती है ना मॉनेटरी पॉलिसी की, वो क्या होती है, कम हो जाती है और उसके ऊपर इंपैक्ट भी आता है। तो ये हो गया हमारे पास दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, राइज ऑफ डिजिटल करेंसी, यानी कि डिजिटल करेंसीज में राइज आना, जैसे कि क्रिप्टो करेंसीज में राइज आना, ठीक है, इन सब का भी अपना एक इंपैक्ट पड़ता है। तो इंक्रीजिंग पॉपुलैरिटी ऑफ क्रिप्टो करेंसीज कुड पोटेंशियली अंडरमाइन द आरबीआई कंट्रोल ओवर मनी सप्लाई। तो ये कहीं ना कहीं जो आरबीआई कंट्रोल होता है ना मनी सप्लाई के ऊपर, उसे धीरे धीरे कम कर देता है, जिसकी वजह से एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर, ठीक है। तो इसका भी एक अच्छा खासा इंपैक्ट है मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर, क्योंकि आजकल आप देखोगे भी तो डिजिटल करेंसी की डिमांड लगातार बढ़ रही है, खासकर क्रिप्टो करेंसी की, बिटकॉइन की, है ना। लोग सोचते हैं कि बिटकॉइन कितना ऊपर चला गया, वहां पे वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, जिसकी बात हम करेंगे भी वीडियो के आखिरी में, क्योंकि वीडियो का आखिरी कंसेप्ट जो है ना क्रिप्टो करेंसीज ही है, ठीक है, वो हम देखेंगे आगे। पहले समझते हैं फोर्थ इशू। फोर्थ इशू को क्या है हमारे पास यहाँ पे, इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। हम सब जानते हैं जो क्लाइमेट है वो डेवलपमेंट के हिसाब से, इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है ना। तो जब वो क्लाइमेट में फर्क पड़ेगा तो सिंपल सी बात है, खर्चे भी करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को बहुत सारे क्लाइमेट को ठीक रखने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर पोल्यूशन बढ़ रहा है तो पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए खर्चे करती है गवर्नमेंट, या फिर अलग अलग क्लाइमेट चेंजेस को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट खर्चे करती है, यानी कि उसका फर्क भी पड़ता है मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर और मनी सप्लाई के ऊपर। तो क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क कैन हैव सिग्निफिकेंट इंप्लीकेशंस। तो जो क्लाइमेट से रिलेटेड रिस्क होते हैं उसके भी बहुत सारे इंप्लीकेशन यानी कि प्रभाव होते हैं फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। सेंट्रल बैंक्स इंक्लूडिंग आरबीआई, सेंट्रल बैंक्स जो क्या है आरबीआई है, नीड टू इनकॉर्पोरेट क्लाइमेट रिस्क, वो कोशिश करती है क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट जो है वो कम से कम हो इनटू देयर मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, यानी कि क्लाइमेट में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसका मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट रिस्क बनता है जो कहीं ना कहीं इंपैक्ट डालता है मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर। इसके बाद फिफ्थ और आखिरी इशू क्या है, ऑन गोइंग कोविड-19 पैंडेमिक। हम सब जानते हैं जो कोविड-19 पैंडेमिक था इसने भी हमारे देश में बहुत सी इकोनॉमिक कंडीशंस को खराब कर दिया, ठीक है। और ये सिर्फ हमारे देश की बात नहीं है, क्योंकि ऑल ओवर पैंडेमिक था ये, तो यूएस की इकोनॉमी भी गिरी उस टाइम पे, सारी इकोनॉमी जो है ना वो अंडर परफॉर्म करी थी, और बहुत सी इकोनॉमी तो अब तक उभर नहीं पाई है, ठीक है, उस पैंडेमिक से। अब हम समझते हैं कि इसका इंपैक्ट क्या रहा। इंपैक्ट ये रहा कि भाई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ठीक है, वो तो उस टाइम पे आ गई हो, ठीक है, बहुत सी चीज जो है ना बदल गई, जॉब शिफ्ट करनी पड़ी लोगों को, लोगों की जॉब चली गई, ठीक है, पैसा नहीं था उस टाइम पे, ठीक है, लॉकडाउन वगैरह की वजह से सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज बंद हो गई, चाहे वो प्रोडक्शन हो, और जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो कंजप्शन भी कहीं ना कहीं लोगों को कम करना पड़ेगा, ठीक है। और जब लोगों की इनकम गिर गई तो जब इकोनॉमी वापस प्रोडक्शन करना शुरू कर गई थी तो लोग फिर भी कंज्यूम नहीं कर पा रहे थे, क्यों, क्योंकि कंजप्शन के लिए इनकम ही नहीं है। बहुत से लोगों की जॉब नहीं थी तो जिसकी वजह से इनकम नहीं थी, और कई लोगों की जॉब थी भी तो उन्हें सैलरी नहीं मिल रही थी, यानी कि बहुत सी प्रॉब्लम थी फाइनेंशियली, जिसको लेके मॉनेटरी पॉलिसी एक बहुत अच्छे लेवल पे अफेक्ट हुआ था, इंपैक्ट पड़ा था मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर। और फिर धीरे धीरे आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर कुछ बदलाव करके उस चीज को ठीक करने की कोशिश की, जैसे कि लोग डिमांड नहीं कर रहे थे कोविड-19 के बाद भी, प्रोडक्शन चालू होने के बाद भी, क्यों, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं था, तो आरबीआई ने काम कर दिया, इंटरेस्ट रेट कम कर दिया। अब इंटरेस्ट रेट कम करने की वजह से हुआ क्या कि भाई लोग लोन इजीली लेंगे, लोगों ने लोन लेना शुरू किया और कंजप्शन वापस से अपना बढ़ा लिया, तो बहुत सी चीजों का इंपैक्ट पड़ा। तो वही चीज यहाँ पे ऑनगोइंग कोविड-19 पैंडेमिक हैज क्रिएटेड अनप्रेसिडेंटेड चैलेंजेस, बहुत से चैलेंजेस यहाँ पे आए थे फॉर मॉनेटरी पॉलिसी के लिए। द आरबीआई हैज हैड टू रिजोर्ट द अनकन्वेंशनल पॉलिसी मेजर। तो आरबीआई ने
अपनी पॉलिसी मेजर्स को बहुत बड़े लेवल पे चेंज किया, सच एज लिक्विडिटी इंजेक्शंस, लिक्विडिटी डालने की कोशिश करी, क्योंकि लिक्विडिटी डालने के लिए उसने इंटरेस्ट रेट कम किया होगा ताकि लिक्विडिटी आए, लोगों के पास पैसा आएगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी, लोग डिमांड करना शुरू करेंगे वापस से हमारी जो इकोनॉमी है वो रिसेशन से क्या हो जाएगी, स्टेबल मोड पे आ जाएगी। लोन मोरेटोरियम्स टू कुशन द इकोनॉमिक इंपैक्ट, ये सब एक तरह से कुशन था इकोनॉमिक इंपैक्ट के लिए, यानी कि जो भी नेगेटिव इकोनॉमिक इंपैक्ट पड़े हैं वो ठीक करने के लिए सब चीजें क्या थी, बहुत जरूरी थी ताकि इकोनॉमिक कंडीशंस वापस बेहतर हो पाए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट आता है, लेकिन हाउएवर दीज मेजर्स कुड लीड टू लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस, पर इन सबके कुछ लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस भी रहे, जैसे कि इन्फ्लेशन बढ़ गया। अगर आप आज भी देखोगे तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से लोगों ने डिमांड इतनी बढ़ाई, ठीक है, पैसा इतना बढ़ गया कि इन्फ्लेशन बढ़ गया, इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ गया। यही नहीं, हमारा स्टॉक मार्केट, हमारी फाइनेंशियल मार्केट बहुत ऊपर गई, जिसकी वजह से लोगों ने अच्छा प्रॉफिट कमाया, वो भी एक रीजन था इन्फ्लेशन बढ़ने का। जिसकी वजह से क्या हुआ कि जब कोविड के बाद इकोनॉमी में वापस एक जंप आया, बूस्ट आया, फाइनेंशियल मार्केट वापस बढ़ गई, उसके बाद आज तक फाइनेंशियल मार्केट ऑलमोस्ट स्टेबल ही है, क्योंकि वो एक अच्छी खासी जंप थी इकोनॉमिक कंडीशंस के अंदर। तो दीज मेजर्स कुड लीड टू लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड इन्फ्लेशन, तो इनका एक लॉन्ग टर्म इंपैक्ट भी पड़ता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके और इन्फ्लेशन को लेके। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी। कब कई जने बोलेंगे भैया ये यहाँ तो हमने कुछ लिखा नहीं इसके बारे में, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ बस। ठीक है, अगर आप लोग मुझे बोलोगे तो मैं क्रिप्टो करेंसी के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो पहले समझते हैं क्रिप्टो करेंसी होता क्या है। एक तरह से डिजिटल करेंसी है, ठीक है, जो बिना किसी के कंट्रोल के परफॉर्म करती है ना, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हम बोलते हैं उसे, यानी कि एक ऐसी डिजिटल करेंसी जहां पे सेंट्रल बैंक का कोई भी कंट्रोल नहीं है, इजीली ट्रेड कर सकते हैं, इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, फुल ट्रांसपेरेंसी है। बट दिक्कत क्या है कि इसकी वजह से बहुत सी दिक्कतें भी आती हैं, बहुत सी इलीगल एक्टिविटी बढ़ गई क्रिप्टो करेंसी में। क्यों? क्योंकि पहले जो है ना, एक देश से दूसरे देश में पैसे भेजने ट्रांजैक्शन करने का तरीका बहुत कम हुआ करता था, और वो सब जो है ना सेंट्रल बैंक के कंट्रोल में होता था। लेकिन क्रिप्टो करेंसी की वजह से क्या हुआ, क्रिप्टोस ट्रांसफर करना इजी हो गया। ठीक है, एक देश से दूसरे देश में 1%, मतलब मान लो अगर इंडिया से कभी यूएसए में भेजना है क्रिप्टो करेंसी को हम इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी और पता भी नहीं लगेगा लोगों को। जिसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सी इलीगल एक्टिविटीज, ठीक है, बढ़नी शुरू हो गई, जो टेररिज्म था वो और ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया। तो बहुत सी दिक्कत आई, जिस चीज की वजह से जो गवर्नमेंट है वो स्टार्टिंग से या तो क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर बैन लगाती आई है, ठीक है, या फिर लोगों को मना करती आई है कि भाई आपको यहाँ पे ना तो इन्वेस्टमेंट करनी है, ना ही आपको यहाँ पे भी ट्रेडिंग वगैरह स्टार्ट करनी है। वैसे धीरे धीरे अब सारी कंट्रीज जो है, सारी इकोनॉमीज ओपन अप हो रही हैं क्रिप्टो करेंसीज को लेके, क्योंकि लोग कहते हैं क्रिप्टो करेंसीज जो है वो फ्यूचर है इस वर्ल्ड का, यानी कि आने वाले टाइम में बैंक्स भी ऐसे ही परफॉर्म होने शुरू हो जाएंगे। यानी कि एक तरह से ये एक नया तरीका उभर के आएगा जिसके जरिए हम ट्रांजैक्शंस को कर पाएंगे डिजिटल मनी की फॉर्म में, डिजिटल करेंसी की फॉर्म में। जैसे आप देखो बिटकॉइन देखो कितना ऊपर भाग चुका है, लेकिन दिक्कत क्या है, पे रिस्क भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है, क्योंकि थोड़ी सी भी दिक्कत आती है ना, अगर थोड़ी सी कोई न्यूज आ गई नेगेटिव इनकी तरफ, तो जो क्रिप्टो करेंसीज है वो तेजी से नीचे गिरना शुरू कर देते हैं, यानी कि लोगों का अच्छा खासा लॉस हो जाता है। यानी कि क्रिप्टो मार्केट बिना समझे करना तो एक बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है इस मार्केट के अंदर, प्राइस बहुत तेजी से ऊपर जाते हैं और उतनी तेजी से क्या आते हैं, नीचे भी आते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक का टॉपिक समझ में आ गया है, और चैप्टर हमारा पे क्या होता है, खत्म होता है, और साथ साथ हमारी सीरीज भी यहाँ पे क्या होती है, खत्म होती है। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, ठीक है, किसी और सीरीज के, जब हम बात करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में, और फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाकी हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मैं सीरीज के बिल्कुल आखिरी में करवा दूंगा, जैसे आप लोगों का एग्जाम करीब आएगा। ठीक है, तो भाई अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और उन दोस्तों में शेयर भी कर देना जिनका एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। और नोट्स के लिए आप इस नंबर पर नोट्स भी ले सकते हैं, अब इसको जो उतारना है वो उतार सकता है।